हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर लिए, प्रोजेक्ट होते क्या हैं, प्रोजेक्ट्स के टाइप्स क्या हैं, प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया तो अब आपकी बारी आ गई प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की। मैंने आपको क्या करना है, अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में एंटर करने वाला है। तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको किन किन चीज़ों को अपने इंटरप्राइजेस में इस्टेब्लिश करना है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी है और डेवलपमेंट का काम करना है, उसके बारे में आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसमें से बेस्ट जो प्रोसेस होगा उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला है प्रोडक्ट या सर्विस का सिलेक्शन। तो सर्वप्रथम एंटरप्रेन्योर को अपनी कैपेबिलिटी और स्किल्स के अनुरूप प्रोडक्ट अथवा सर्विस का सिलेक्शन करना होता है, इसलिए उसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जानने होते हैं। मेरा प्रोडक्ट किस आवश्यकता की पूर्ति करेगा, मेरा प्रोडक्ट की क्या विशेषता है, मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर के किस उपयोग में आएगा, यह किस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकेगा, वह क्या है जो यह सभी नहीं कर सकते किंतु प्रोडक्शन के बाद कर सकेगा। क्या इसकी सक्सेसफुल को सुनिश्चित करने के लिए मेरे पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी है, क्या मैं वास्तव में इस प्रकार का इंटरप्राइजेज चलाना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उसे प्रॉपरली अपने में कुछ डेटाज और कुछ के बारे में उसे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा और डिसीजन लेना होगा। देन उसके बाद है मार्केट सर्वे। तो परियोजना के निरूपण या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हेतु यह अत्यधिक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें एंटरप्रेन्योर को निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर जो है वो ढूंढना होता है। जैसे पहला जो है, मेरे ग्राहक कौन होंगे, वे कहाँ हैं, उनकी औसत आय क्या है, वे कैसे खरीदते हैं, वे किस मूल्य पर खरीदते हैं, कितनी मात्रा में खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, वे मेरे उत्पाद का उपयोग कब करेंगे, वे इसका उपयोग कहाँ करेंगे, वे इसे कहाँ क्यों खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको क्या करना होता है, मार्केट सर्वे में ये सब ढूंढना होता है, उसके बारे में एक रफ कैलकुलेशन करना होता है। देन थर्ड जो है वो है विक्रय राजस्व का पूर्व अनुमान। माने सेलिंग या फिर बिक्री के लिए उस बिक्री करने के बाद जो आपको रेवेन्यू जो मिलेगा उसका क्या करना पड़ेगा, या बेचने के बाद या प्रोडक्ट के सेलिंग के बाद जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। बाजार अध्ययन के बाद उद्यमी को इस बात का भी प्रिडिक्शन लगाना होता है कि बाजार के शेयर का कितना प्रतिशत वह अर्जित कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक कंपटीटर्स की नंबर्स कितने हैं, वह कौन से लेवल पे वो वर्क करते हैं, उनका लेवल क्या है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, उसका भी क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। जो विक्रय राजस्व है या सेलिंग रेवेन्यू का जो वास्तविक आधार पर अनुमान लगाना चाहिए, ना कि काल्पनिक आधारों पर, है ना। देन इसके बाद है नेक्स्ट जो है उत्पादन योजना विकसित करना, माने प्रोडक्शन। सर्वप्रथम एंटरप्रेन्योर को यह भी तय करना होता है कि एंटरप्राइजेस का आकार क्या होगा, मीडियम स्केल होगा कि लार्ज स्केल होगा कि स्मॉल स्केल होगा। अनुमान प्रतिवर्ष उत्पादन के आकार में हो तथा विक्रय पूर्वानुमान से तालमेल खाता हो। एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन प्रोसेस की भी नियोजित करनी चाहिए तथा उस प्रोसेस के में प्रयुक्त होने वाली मशीनों और उपकरणों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ है बाजार योजना विकसित करना, माने एंटरप्रेन्योर को ग्राहक बनाने हेतु भी योजना बनानी होती है। बाजार नियोजन उत्पादन तथा रचनात्मक होना चाहिए। इसमें यह सोचना चाहिए कि यह विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किस प्रकार करेगा, अर्थात विपणन प्रणाली, कीमत, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा
विक्रय संदर्भ संवर्धन आदि का प्रयोग किस प्रकार करेगा? विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए आदर्श विपणन मिश्रण एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, माने आपको क्या करना है, हम मार्केट में कंज्यूमर्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना। तो कैसे करेंगे? आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सप्लाई एंड चेन, डिमांड एंड सप्लाई को भी पूरा करना है आपको उसके कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है, आपको उसके लिए एडवर्टाइजिंग भी करना है और इसके लिए पर्सनली आपको सेल भी करना है ना। देन उसके बाद लास्ट सेकंड जो है वो है आपका नेक्स्ट जो है वो है वैधानिक योजना विकसित करना। मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको क्या करना है, फुलफ़िल करने हैं, आपको टैक्स पटाने हैं, आपको प्राइमरीली जो भी ज़रूरत है उनसे आपको पहले एडवांटेज देना है, आपको क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देने हैं। आपको आप किस टाइप के बिज़नेस को कर रहे हैं उसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज़ करना है कि आप सोल प्रोप्राइटरी में कर रहे हैं कि पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कर रहे हैं, कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के थ्रू आप सेटअप करने जा रहे हैं, या प्राइवेट कर रहे हैं, या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेज सेटअप करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हर प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको आपको पूरे करने होते हैं। और हर प्रकार के एनओसीज़ और एग्रीमेंट्स को एनओसीज़ जो हैं और लाइसेंस आपको लेना होता है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देन 7th है लेखा योजना विकसित करना। तो यहाँ पे लेखा योजना विकसित करने में आपको सबसे पहले हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना है, खरीदी हो, बिक्री हो, प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, व्यय हो, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके वैल्यू का करना है, आप जो उसमें खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर है उसको भी आपको क्या करना है। एक्सपेंडिचर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वाटर बिल होगा, ट्रांसपोर्टेशन का बिल होगा, आपका अदर जो भी बिल होते हैं उनको भी आपको फिल करना है। साथ ही एक्सपेंडिचर में आपको सैलरी जो दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको सोचना है, रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हैं उसके लिए आपको सोचना है। तो हर चीज़ का क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा तो क्या होगा, आपको एनी प्रकार की लैगिंग आपको नज़र आएगी आपके वर्किंग में। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जैसे डी पॉइंट इसमें दिया है, चोरी अथवा धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम करनी है। तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन आपको करना ही होगा। और डॉक्यूमेंटेशन से एक एडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत जल्दी आपको कोई भी जानकारी आपको अपने एंटरप्राइजेस या भी बिजनेस से रिलेटेड आपको मिल जाती है, और इसमें लागत भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका बीमा योजना विकसित करना। बीमा योजना विकसित करना मतलब आपको क्या करना है, अपने चोरी होना, आग लगना या फिर किसी प्रकार की जो दुर्घटना जिससे आपके कंपनी या बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे बाहर आने के लिए और उस रिस्क को बेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने बिज़नेस में काम करने वाले लोगों का क्या करना होगा, बीमा कराना होगा, इंश्योरेंस कराना होगा, ताकि क्या हो सके, आपको कम से कम लॉस हो। और अगर किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाता है या फिर रिस्क होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, इजीली ओवरकम कर जाएंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर योजना तैयार करना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी चीज़ को हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर आपका वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड हो या फिर कोई भी कैलकुलेशंस हो, रिपोर्ट कैलकुलेशन हो या रिपोर्ट जनरेशन हो, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटराइजेशन करना है। ये क्या है, काफ़ी फास्ट होता है और इंटरडिपेंडेंसी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वो क्या होता है, एक प्रॉपर वे में कनेक्ट हो जाता है। एक डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी एक दूसरे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड वे में काम करने लग जाता है इंटरप्राइजेस, जिससे क्या होता है, आपको जो वर्किंग है काफ़ी फास्ट हो जाता है और काफ़ी हद तक इसमें जो गड़बड़ी होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। देन उसके बाद है 10th जो है, जब आपका प्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। माने आपको एक ऐसा ग्रुप रखना पड़ेगा, एक ऐसे एक्सपर्ट्स के ग्रुप रखने पड़ेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स के क्या करेंगे, क्वालिटी को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करेंगे और
ऐसी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे ताकि जहां आपको क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जैसे ही उन टीम्स को पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को के थ्रू वो कस्टमर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ताकि और कोशिश ये करेंगे, उनका एक काम ये भी होता है कि वो कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शंस और उनके नीड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन आपके एंटरप्राइजेस में हो रहा है या बिजनेस एंटरप्राइजेस में हो रहा है या प्लांट में हो रहा है उसमें भी उस प्रोडक्ट को क्या करें, वो ऐड करें ताकि क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स के नीड और सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, सेटिस्फाई करे और डिज़ायर्ड रिजल्ट उनको मिल सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो कर्मचारियों की भी संपूर्ण योगदान लेते हैं और प्रोडक्ट्स और सर्विस से रिलेटेड भी क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उसके बारे में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। साथ ही साथ सबसे पहला जो है वो है कंज्यूमर के फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, उनका जो काम है हमेशा तात्पर्य उसी से रहता है। फिर उसके बाद है कर्मचारी योजना विकसित करना। कर्मचारी योजना विकसित करना तो किसी भी एंटरप्राइज में सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर वह है वहाँ के कर्मचारी होते हैं। इसकी संपत्ति का मूल्यह्रास नहीं होना चाहिए। कर्मचारी के संबंध में किसी भी उद्यमी को निम्नलिखित निर्णय लेने चाहिए, जैसे उपक्रम में तकनीकी व अन्य पदों में कर्मचारियों की आवश्यक संख्या, मैंने प्रॉपर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कम नहीं ना ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनकी स्किल्स मानी उनकी स्टडी, उनके एक्सपीरियंस और उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क ग्रुप में रखना चाहिए। प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए। समय पर उनको हर प्रकार की सेफ्टी से रिलेटेड जो भी किट्स होते हैं, जैसे बूट हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, तो जैसे जैसे एंटरप्राइजेस उसी के अकॉर्डिंग उनको सेफ्टी मेजर्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए। अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनको प्राइज़ देना चाहिए, रिवॉर्ड वगैरह भी हम दे सकते हैं ताकि वो क्या करें, खुद भी काम करें और बाकी लोग को भी प्रोत्साहित करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें समय समय पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनके स्किल्स और डेवलप होता चला जाए और उनके जो स्टाफ है उनके जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है काफ़ी इजी होना चाहिए ताकि समय पे जैसे जैसे रिटायरमेंट होते जा रहा है तो वैसे वैसे नए स्टाफ को भी क्या करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़मेंट और लेबर है वो कम ना हो। एंड लास्ट जो है वित्तीय योजना विकसित करना, जहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है एक एंटरप्रेन्योर कि उसकी एंटरप्राइजेस का प्रॉपर ऑपरेशन चलता रहे। उसके लिए क्या है, प्रोडक्शन चलता रहे, ऑपरेशन चलता रहे, उसके लिए क्या करता है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जिसमें क्या करता है, हर प्रकार के वो चीज़ों को ध्यान में रखता है जिससे वो क्या कर सकता है, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। जैसे कैश बजट कितना है, कैश रिक्वायरमेंट कितना है, उसके बारे में करना, उसकी कितनी इनकम हुई, उसका एक एनुअल टर्नओवर या फिर क्वार्टरली टर्नओवर बनाना और एक पहले ईयर मैंने प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर के बीच में कंपैरिजन करना और एक ग्राफ के रूप में उसे समझाना और उसका एक रिपोर्ट बना कर रखना, जिससे वो पता कर सके कि ये काफ़ी रीडेबल फॉर्म में ग्राफ बनाए ताकि वो उससे क्या हो सके, आम जनता और कंपनी के लोग उसे स्टडी कर सकें और पता कर सकें कि उनकी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी की लॉस में चल रही है। तो ये जो 11 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशंस करते हैं और उनको डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।